दिल के मामले, एक रोमांटिक उपन्यास। लेखक टी सिंह। दूषित। टी सिंह की पुस्तक दिल के मामले एक मनोरम कहानी जो आपको खुशी, प्रत्याशा और भावनाओं से भर देगी। ये कहानी आपकी आंखों में आंसू लाने के साथ साथ आपके चेहरे पर मुस्कान दिला सकती है। अनावश्यक अलंकरण के बिना सीधे रोजमर्रा के शब्दों में तैयार की गई ये कथा जीवन के आवश्यक लेकिन दिल तोड़ देने वाले पहलुओं को उजागर करती है। हमें विश्वास है कि एक बार जब आप इस कहानी का अनुभव कर लेंगे, पढ़ने या सुनने के माध्यम से, तो आप लेखक टी सिंह के उत्साहित प्रशंसक बन जाएंगे और उनकी अगली साहित्यिक रचना का उत्सुकता से इंतजार करने लगेंगे। भाग 1, मेरा कुंवारा होना। ट्रेन छूटने का समय हो गया था और मुझे छोड़ने आए सभी लोग मुझे कुछ न कुछ सलाह देने में लगे हुए थे, पर मुझे यूं लग रहा था कि जैसे कि मैं बिल्कुल ही नादान नौजवान था जिसको कुछ भी नहीं मालूम था और जो अपने फैसले खुद नहीं ले सकता था। हमारे शब्दों पर ध्यान से विचार करो। अचानक मेरे पिताजी की गंभीर आवाज मेरे कानों तक पहुंची। उनके लहजे से ही मालूम हो रहा था कि वो मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही चिंतित थे और चाहते थे कि मैं उनकी बात मान लूं। पिताजी की तीव्र दृष्टि से बचने की कोशिश में मैंने अपनी आंखें ट्रेन की खिड़की के बाहर के दृश्यों पर टिका दी। एक अनुभवी बूढ़ा आदमी जिसकी आवाज काव्यात्मक लय और गद्य का मिश्रण यात्रियों को अमरूद बेच रहा था। भले ही लोग उससे अमरूद तो ज्यादा नहीं खरीद रहे थे, पर उसकी मधुर आवाज को सुनकर एक बार रुक तो जरूर गए थे। प्लेटफॉर्म पर बहुत अधिक गहमा गहमी थी और उस अमरूद वाले की तरह ही अन्य भी बहुत से सामान बेचने वाले लोग आवाजें लगा लगाकर अपना अपना सामान बेचने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक आकृति ने मेरा ध्यान उसकी तरफ खींच लिया। मैंने देखा कि ढेर सारी लाल रंग की चूड़ियों से सजी एक युवा दुल्हन ट्रेन में चढ़ रही थी। उसकी हथेलियां ताजी मेहंदी के सुंदर नमूनों से सजी हुई थी। उस दुल्हन के चेहरे पर वो लाज साफ साफ झलक रही थी जो लगभग हर नई दुल्हन के चेहरे पर शादी के बाद कुछ दिनों तक तो अवश्य रहती है। प्लेटफॉर्म पर बड़ी सहजता के साथ एक लंबी झाड़ू पकड़े हुए रेलवे का एक सफाई कर्मचारी पूरी लगन से प्लेटफॉर्म की सफाई कर रहा था, जिससे हवा में धूल फैल रही थी और लोग उससे बच बचकर आगे बढ़ रहे थे। प्लेटफॉर्म में इतनी भीड़ के होते हुए भी वो कर्मचारी पूरी तन्मयता से अपना काम कर रहा था। वो झाड़ू लगाते हुए सीटी से किसी हिंदी गाने की मधुर आवाज भी निकाल रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो अपने काम से पूरी तरह से संतुष्ट था और उसको आने जाने वाले लोगों की कोई परवाह नहीं थी। मैंने पिताजी की बात को सुन तो लिया था, पर कोई जवाब नहीं दिया था। ये शायद किसी को भी अच्छा नहीं लगा था। मेरी अवज्ञा ने मेरी माँ की दुख भरी स्थितियों को और तीव्र कर दिया, जो उनकी सभी भावनाओं की अटूट साथी थी, चाहे खुशी हो या निराशा। अक्सर बिना किसी स्पष्ट कारण के उनकी आंखों से आंसू बह निकलते थे। मेरे परिवार के बाकी सदस्यों ने चुप्पी साझे रखी, फिर भी उनकी उपस्थिति मेरे व्यक्तिगत स्थान पर घुसपैठ की तरह महसूस हुई। मुझे ऐसा महसूस कराया गया जैसे कोई अपराधी किसी छुपे हुए अपराध को कबूल करने के लिए मजबूर किया गया। मुझे यूं लगने लगा कि हमारे देश में 28 बरस के नौजवान के लिए कुंवारा रहना कोई अपराध था। मुझमें कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन बस मेरा कुंवारापन सबकी आंखों में खटकता था और सभी चाहते थे कि मैं जल्दी
से जल्दी शादी का निर्णय लूं। मैं फिर से सोचने लगा कि मेरे पिताजी ने कितनी गंभीरता से कहा था कि मैं उनकी बात पर विचार करूं। तभी अचानक रेलगाड़ी का हॉर्न बजा और उसको सुनते ही मेरे रिश्तेदार और परिवार के लोग धीरे धीरे मेरे रेल के डिब्बे से बाहर जाने लगे। हमारा एक बड़ा घनिष्ठ परिवार था जहाँ कोई भी सदस्य कभी अकेले यात्रा नहीं करता। मैं आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि क्या वे कभी मुझे खेलने के लिए जगह देंगे। हमें परिवार में जब भी कोई यात्रा पर जाता था तो पूरा परिवार ही उसको स्टेशन पर छोड़ने आता था। और ये कोई बुरी बात नहीं थी, बल्कि ये तो सबका प्यार था, सभी सदस्यों के लिए। मैं अपने परिवार में स्नातक करने वाला पहला व्यक्ति था। एक विस्तारित अवधि के लिए अपने शहर लखनऊ की सीमाओं से परे जाकर पढ़ाई करने वाला पहला और 28 साल की उम्र में अनासक्त रहने वाला एकमात्र व्यक्ति था। मेरे लिए जीवन साथी ढूंढने के लिए मेरे परिवार के अथक प्रयास उन दिनों में मुझे कुछ ज्यादा ही परेशान और चिंतित करने लगे थे, क्योंकि मैं डिग्री लेने के बाद अभी कुछ करना चाहता था और शादी के बारे में मैं निश्चित नहीं था। मैं अपने परिवार के सदस्यों की मेरे लिए चिंता को भली भांति समझता था, क्योंकि एक तो मैं अपने परिवार और रिश्तेदारी में पहला सदस्य था जो डिग्री की पढ़ाई कर रहा था, और दूसरा मैं एक सुंदर नौजवान था जिसके लिए बहुत से रिश्ते आने लगे थे। और मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं आए हुए रिश्तों में से किसी एक के लिए हाँ करूं, लेकिन मेरी तरफ से कोई भी सकारात्मक उत्तर न पाकर मेरे परिवार के लोग बहुत निराश हो जाते थे। इसलिए उस दिन ट्रेन छूटने से पहले मेरे पिताजी ने मुझसे एक बार फिर से गंभीरता से कहा कि मैं उनके कई शर्तों पर गंभीरता से विचार करूं। दिन के मामले भाग दो। वो डिब्बे में आई। गाड़ी की धीमी रफ्तार प्लेटफॉर्म के पीछे छूटते ही तेज हो गई और कुछ ही मिनटों में ट्रेन हवा से बातें करने लगी। एक्सप्रेस ट्रेन थी, इसलिए उसकी गति अन्य रेलगाड़ियों से काफी तेज थी। सब कुछ बहुत तेजी से पीछे छूटने लगा। थोड़ा सा दुख तो मुझे हो रहा था, क्योंकि मैं घर से इतनी दूर मुंबई जा रहा था। और फिर जैसे ही मेरे उज्जवल भविष्य का ख्याल मेरे दिमाग में आया, मैं एक बार फिर आशा से भर गया। मैंने अपना ध्यान वर्तमान यात्रा पर केंद्रित करने का ठोस प्रयास किया। आड़ी तिरछी रेलवे पटरियों का एक जटिल जाल जमीन पर फैला हुआ था। लोहे और स्टील की एक पहली जिसे ट्रेन ने कुशलता से पार किया और फिर शहर के विभिन्न इलाकों से गुजरती हुई अपने गंतव्य की तरफ बढ़ने लगी। हमारी यात्रा के साथ साथ साबुनों, दर्द निवारक दवाओं और विभिन्न कष्टों के चमत्कारी इलाज के विज्ञापनों से सजी इमारतों की एक परेड हमारी खिड़कियों के सामने नाच रही थी और बहुत तेजी से पीछे छूटती जा रही थी। जैसे जैसे हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहे, हमें बंद रेलवे क्रॉसिंगों पर वाहनों की लंबी कतारों का सामना करना पड़ा। ड्राइवर और यात्री गुजरते समय हमें हाथ हिलाकर विदाई दे रहे थे। मेरा शहर अब कुछ ही मिनटों में मुझसे बहुत पीछे रह जाने वाला था। शहर को पीछे छोड़ते हुए शहरी परिदृश्य ने धीरे धीरे खेतों के विस्तार का स्थान ले लिया। अक्सर एक सड़क पटरियों के समानांतर चलती थी और एकांत वाहन हमारी ट्रेन के साथ साथ दौड़ते थे। यांत्रिक आविष्कारों और मानव के बीच एक क्षणभंगुर दौड़। मेरे शहर की इमारतें और आबादी कुछ ही मिनटों में
बहुत पीछे छूट गई। हवा मेरे चेहरे से टकराई, अपने साथ आजादी और असीमित संभावनाओं का एहसास लेकर गई। मैं एक ऐसे जीवन के लिए तरस रहा था जहां मैं ट्रेन की खिड़की पर बैठकर हमेशा चलते फिरते अपने दिन बिता सकूं। मुझे शुरू से ही ट्रेन यात्रा में बहुत आनंद आता था और मैं भी बाहर दिखने वाले नजारों का भरपूर मजा लेता था और रास्ते भर कुछ न कुछ खरीद कर खाता रहता था। बीच बीच में कुछ पत्रिकाओं और किताबों को भी पढ़ने की कोशिश करता था। 2 घंटे बीत गए और जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, कानपुर क्षितिज पर दिखाई देने लगा। चलती ट्रेन की लयबद्ध स्वर लहरी ने एक हलचल भरे मंच की अराजक धुन को रास्ता दे दिया। हमारी ट्रेन के आगमन की घोषणा करते हुए एक पूर्व रिकॉर्ड की गई घोषणा लगातार गूंज रही थी, जबकि यात्रियों की भीड़ चढ़ने या उतरने की कोशिश में धक्का मुक्की और झड़प हो रही थी। वो कानपुर का स्टेशन था जहां से मेरे जीवन की पूरी धारा ही मेरे आने वाले भविष्य में बदलने वाली थी। लेकिन मैं तो बस वर्तमान और मुंबई तक की अपनी सोचों में ही डूबा हुआ था। शोर शराबे के बीच भिखारियों का एक जुलूस भीड़ से भिक्षा मांग रहा था और सड़क पर साधन संपन्न बच्चे पुनर्चक्रित बिस्लेरी की बोतलें बेच रहे थे। मैं एक बार फिर से एक किताब में अपना ध्यान लगाने की कोशिश करने लगा, पर मेरा ध्यान न जाने क्यों भटक रहा था और मैं शब्दों पर अपनी आंखें ज्यादा देर तक टिकाने में खुद को असमर्थ पाने लगा। जैसे ही हमारी ट्रेन स्टेशन से आगे बढ़ने लगी, एक आश्चर्यजनक रूप से अनोखी आकृति हमारे डिब्बे में दाखिल हुई। उसकी पोशाक किसी परी कथा जैसे पेंटालून के साथ जोड़ी गई एक गॉस्मर चोली जो अरेबियन नाइट श्रृंखला अलिफ लैला की नायिकाओं की याद दिलाती थी। वो ढेर सारे गहनों से सजी हुई थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती थी, उसके सामान एक खनकदार संगीत पैदा कर रहे थे। मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं सका और मेरा ध्यान उस सुंदरी पर केंद्रित हो गया। मेरी जिज्ञासा एक अनजाने घूरने में बदल गई, जब तक कि उसने विनम्रता पूर्वक मेरे दिव्य स्वप्न को बाधित नहीं किया। उसकी मधुर आवाज ने मेरी तंद्रा को भंग कर दिया, लेकिन मुझे अफसोस नहीं, खुशी हुई। क्या आप मेरा सामान व्यवस्थित करने में मेरी सहायता कर सकते हो? उसने युवा पुरुष होने के अंतर्निहित नुकसान को उजागर करते हुए मुझसे पूछा, क्योंकि ऐसा लगता था कि मोटी आंटियां, बुजुर्ग चाचा और युवा महिलाएं हमारी सहायता लेना अपना विशेषाधिकार मानती थी। एक सुखद मुस्कान के साथ उसने अपना परिचय देते हुए कहा, हेलो, मैं अदिति। मैं जेम्स बॉन्ड हूँ जैसे काल्पनिक परिचय के साथ जवाब देने की इच्छा थी, लेकिन मैं इस प्रलोभन का विरोध करने में कामयाब रहा और मैंने भी मुस्कुराकर उसको बहुत ही शालीनता से अपना परिचय दे दिया और फिर उसका सामान ठीक जगहों पर रखने में उसकी मदद करने लगा। जब उसका सामान व्यवस्थित हो गया, उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई और उसने मुझे इस तरह से देखा जैसे आंखों ही आंखों में मुझे धन्यवाद चाहिए। मेरा मन तो मानो बल्लियों ही उछल गया और मैंने भी सर हिलाकर और मुस्कुराकर उसके धन्यवाद को स्वीकार कर लिया। दिल के मामले, भाग 3, बातचीत। कुछ देर के लिए उस लड़की की तरफ से नजर हटाकर मैं डिब्बे में बैठे हुए अन्य यात्रियों को एक एक कर
बहुत ही ध्यान से देखने लगा। सभी कुछ न कुछ कर रहे थे, कोई कुछ खा रहा था तो कोई यूं ही कुछ सोचकर मुस्कुरा रहा था, कोई किताब पढ़ रहा था तो कोई हेडफोन लगाए संगीत में मग्न था। सभी अपनी अपनी छोटी सी क्षणिक दुनिया में व्यस्त थे। अपने सह यात्रियों के बीच मुझे एक नींद में डूबे मध्यम आयु वर्ग के जोड़े को उनके बच्चों के साथ देखा, जो अपने गृहनगर नासिक के लिए उस रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे। दूसरी ओर अदिति मुंबई की रहने वाली थी, लेकिन एक फिल्म की शूटिंग के लिए कानपुर आई थी। वैसे तो उसको देखते ही मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो या तो फैशन की दुनिया में थी या फिर मॉडलिंग की दुनिया में, लेकिन जब मुझे मालूम चला कि वो छोटी छोटी फिल्मों में काम करती थी तो मैं और भी प्रसन्न हो गया। अभी तक हम दोनों एक दूसरे को सिर्फ नाम से ही जान सकते, पर फिर वो मुझसे खुलकर बातें करने लगी और उसने मुझे अपने बारे में कुछ ही पलों में काफी कुछ बता दिया और मैंने भी उसको बता दिया कि मैं किस उद्देश्य से मुंबई जा रहा था। परिचय पूरा होने के बाद अदिति ने अपने स्वर यंत्रों को आराम देने में संयम की निश्चित कमी प्रदर्शित की। मुझे अपने नए मिले साथियों के बारे में ढेर सारी सामान्य जानकारियों से अवगत होने में ज्यादा समय नहीं लगा। मध्यम आयु वर्ग के जोड़े को एक लंबे समय से खोए हुए रिश्तेदार की शादी का निमंत्रण दिया गया था, जिसने उन्हें लखनऊ की एक आनंदमय यात्रा करने का पर्याप्त कारण दिया। जहां तक अदिति की बात, वह एक संघर्षरत अभिनेत्री के चुनौतीपूर्ण रास्ते पर चल रही थी और एक फिल्म की शूटिंग के लिए अस्थायी रूप से कानपुर आई थी। उसने उत्साहपूर्वक साझा किया कि उसे हाल ही में एक होनहार एजेंट मिला था और उसने संकेत दिया था कि अदिति को बड़े पर्दे पर देखने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्या आप भी मुंबई में आए हैं? अदिति ने शायद मेरी कुछ फीकी अभिव्यक्ति को भागते हुए पूछा। हाँ, मैंने उत्तर दिया। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि हम में से कम 3 लोग मुंबई जा रहे हैं, आप, मैं और ये भरोसेमंद थे। उसने खुद ही हंसते हुए कहा। उसकी हंसी घंटियों के बजने की याद दिलाती थी, एक सामंजस्यपूर्ण और आनंदमय ध्वनि। अदिति में जीवंतता, आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा झलकती थी, जो उस तरह की लड़की से बिल्कुल विपरीत थी जिसे मेरा परिवार आमतौर पर मेरे लिए चुनता था। हमारी बातचीत जारी रही, लेकिन वह ही थी जो ज्यादातर बातें करती थी, जबकि मैं संतुष्ट होकर उसकी जीवंत अभिव्यक्तियां देखता था। उसमें कुछ अजीब सा आकर्षण था। कई घंटों की यात्रा थी, लेकिन हमें तो ये लग रहा था जैसे कि समय कोई महत्व नहीं रखता था। बातचीत में अचानक ही उसने मुझसे मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में बातचीत शुरू कर दी। मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी जवान लड़की से इस तरह खोलकर बातें नहीं की थी, इसलिए मैं उस सुंदरी से बातें करने में थोड़ी झिझक तो महसूस कर रहा था, परंतु क्योंकि मुझे उसके साथ के कारण खुशी सी महसूस होने लगी, मैं भी खुलकर बातें करने लगा। कॉलेज में पढ़ते समय ये तो बहुत सी लड़कियों से हेलो हाय होती रहती थी, परंतु मैंने कभी किसी लड़की को लड़की के रूप में नहीं देखा। मैं कॉलेज में पढ़ने वाली हर लड़की को सिर्फ सहपाठिन के रूप में ही देखता था, और अगर कभी कभार कोई बातचीत होती भी थी तो वो सिर्फ पढ़ाई से संबंधित विषयों तक ही सीमित रहती थी। कॉलेज में मेरे साथ पढ़ने वाले अधिकांश लड़कों की अपनी अपनी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन मैं तब तक उस नई धारणा से बहुत दूर था, क्योंकि मेरे माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार मुझे इस कुरीति से दूर ही रहते थे और मैं अकेला ही रहता था। मेरे दोस्त अपनी अपनी सहेली के साथ अक्सर कॉलेज की कैंटीन में या कॉलेज के पास में बने एक कॉफी हाउस में समय बिताते थे, लेकिन मैं इतना सीधा साधा था कि मैं घर से ही अपने साथ कॉफी का थर्मस लेकर आता था और दिन में 2-3 बार उसी थर्मस में से
कॉफी के एक दो कप पी लेता था। कॉलेज सुबह 8 से दिन के 12 बजे तक होता था, इसलिए मैंने दिन के 2 बजे से शाम के 8 बजे तक एक कंपनी में असिस्टेंट अकाउंटेंट का काम करना भी शुरू कर दिया था। हालांकि मेरे पिताजी हर महीने मेरे लिए 20,000 रुपये खर्च के भेज देते थे और वो पैसे एक महीने के लिए बहुत ज्यादा होते थे, पर फिर भी खुद को व्यस्त रखने के लिए मैंने उस कंपनी का काम शुरू कर दिया था और वहां से भी मुझे 15,000 रुपये महीना मिलने शुरू हो गए थे। मेरे छोटे से फ्लैट का किराया सिर्फ 6,000 था और बहुत ज्यादा भी खर्च किए तो खाने पीने में महीने में 7-8 हजार रुपयों से ज्यादा खर्च नहीं होते थे। बचे हुए पैसे में बैंक में जमा करवा देता था और पिछले 1 वर्ष की पढ़ाई के दौरान मेरे बैंक में करीब 2 लाख रुपए जमा हो चुके थे। जिंदगी बहुत ही मजे में चल रही। तभी अचानक उस लड़की की आवाज ने मेरी यादों में से मुझे बाहर निकाल दिया। अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? जी पूछे। आप तो आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते। कई घंटे हो गए हमें लिब्रे में साथ साथ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? आपकी तरह कोई खूबसूरत मिली नहीं। मेरा जवाब सुनकर वो ध्यान गई और उसने अपनी नजरें नीचे झुका दी। उसको शायद मेरी तरफ से इस तरह के जवाब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तभी मैंने उसकी झेप मिटाने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं बुरा मत मानिएगा, असल में मैं पढ़ाई करके कोई मुकाम हासिल करना चाहता हूँ और अपने आप को स्थायी करने से पहले शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। और अगर यही प्रश्न मैं आपसे पूछूं तो मेरा मतलब आपने अपना जीवन साथी चुनाया तो नहीं? जी अभी कहा। और फिर नई अभिनेत्री और संघर्ष कर रही है। अगर लोगों को पता चलेगा कि शादीशुदा हूं तो जो काम मिल सकता है वो भी नहीं मिलेगा। अभी तो मुझे खुद को फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित करना है और एक कुशल और सफल अभिनेत्री के रूप में खुद को स्थापित करना है। शादी के बारे में तो अभी 5-7 साल तक सोच भी नहीं सकती। बातचीत के दौरान मैंने उसके लिए भी डिनर मंगवा लिया था और फिर दोनों ने साथ साथ ही डिनर किया और फिर अपनी अपनी बर्थ पर कुछ देर आराम करने लगे। लेकिन मुझसे तो नींद जैसे कोसों दूर भाग गई थी। कुछ घंटों की नींद तो किसी तरह पूरी हो गई, लेकिन जैसे ही आंख खुली मालूम चला कि ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने वाली थी। हम दोनों ने जल्दी जल्दी एक दूसरे के फोन नंबर लिए और दिए और फिर एड्रेस दी, आदान प्रदान किए और फिर मिलने का वादा भी कर दिया और फोन पर संपर्क में रहने को भी कह दिया। कुछ ही देर में ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुक गई और मैंने उसका सामान उठाकर उसको बाहर एक टैक्सी में बिठा दिया। जाते जाते जब उसने मुझसे हाथ मिलाया तो मेरे शरीर में सनसनी सी दौड़ गई और मुझे लगा कि मैं किसी अप्सरा से हाथ मिला रहा था। फिर मैं सोचने लगा कि अगर कल को वो बड़ी अभिनेत्री बन गई तो कम से कम मैं लोगों से ये तो कह सकूंगा कि मैं उसको पहले से जानता था और उसने एक रात मेरे साथ ट्रेन में यात्रा भी की थी। अपने ठिकाने की तरफ जाते हुए मैं बहुत खुश था, क्योंकि इस तरह का रोमांटिक और सुंदर अनुभव मैंने पहली बार किया था। दिल के मामले भाग 4। 3 महीनों के बाद अगले दिन मैं पूरा दिन उसके बारे में सोचता रहा, लेकिन फिर जैसे जैसे मैं अपनी पढ़ाई में डूब गया, मैंने धीरे धीरे उसको अपने दिमाग से निकाल दिया और मैं अपने काम में ही व्यस्त रहने लगा। एक सुबह जब मैं नाश्ता कर रहा था, मेरा मोबाइल फोन बजने लगा। पहले तो मैं नंबर नहीं पहचान पाया, लेकिन फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि ये उसका नंबर था। मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि पिछले 3 महीनों में मैंने कभी उससे संपर्क करने की कोशिश नहीं की थी और ना ही उसे फोन करने की कोशिश की। पर फिर मैंने ये सोचकर
तसल्ली कर ली कि उसने भी तो मुझे फोन नहीं किया था। मैंने कुछ देर तक फोन को बजने दिया और फिर चाय का आखिरी घूंट भरकर फोन उठा लिया। बिना किसी औपचारिकता के या बिना किसी हाय हेलो के उसने बोलना शुरू कर दिया। मैंने कुछ नहीं कहा और उसकी बात सुनने लगा। अनिकेत, तुम कैसे हो? तुमने 3 महीने में एक बार भी फोन क्यों नहीं किया? तुम्हें पता है मैं 3 फिल्मों पर काम कर रही हूँ, उनमें से अगले महीने रिलीज होने वाली है। क्या तुम आज रात को फ्री हो? मेरे पास 2 पास है, एक बहुत ही अच्छे संगीत कार्यक्रम के। मैं अकेले नहीं आना चाहती, इसलिए मैंने तुमको फोन किया। 8 बजे बांद्रा स्टेशन पर मुझसे मिलो। उसने कहा। फोन रखने से पहले मुझे जवाब देने का मौका नहीं दिया। मैं हैरान है कि 3 महीनों के बाद फोन किया भी तो एक आदेश के रूप में, और मेरी इच्छा जाने बिना ही उसने फोन रख दिया। मैं तो पहले किसी संगीत के कार्यक्रम या कंसर्ट में गया ही नहीं था और न ही मेरी कोई खास रुचि भी थी ऐसे कार्यक्रम में। खैर, मैंने जाने का निर्णय लिया और ठीक समय पर तैयार होकर घर से निकलकर स्टेशन की तरफ चल दिया। जैसे ही मैं बांद्रा की भीड़ से बाहर निकला, मैंने देखा कि वो स्टेशन के बाहर ही कार के पास खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। अदिति ने हाथ हिलाकर मेरा स्वागत किया। मैंने उसकी जो ग्लैमरस छवि पहले देखी थी, वो उससे उल्लेखनीय रूप से भिन्न दिख रही थी। उसके चेहरे पर मेकअप का कोई निशान नहीं था और वो साधारण सलवार सूट पहने हुई थी। ये स्पष्ट था कि हमारी पिछली मुलाकात के बाद से उसका वजन कुछ कम हुआ था। पर एक बात तो जरूर थी कि वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो शायद बिना मेकअप या साधारण से सूट में इसलिए आई थी कि लोग उसको पहचान न सके। मेरे कुछ पूछने से पहले उसने कहा, लोगों ने मुझे घेरना शुरू कर दिया। मुझे अब ये मत कहना कि तुमने शहर में मेरा कोई भी पोस्टर नहीं देखा है। नहीं, मैंने उत्तर दिया, लेकिन ये संदेह बना हुआ था कि वो दिखावा कर सकती। सच तो यही था कि मैंने तो उसका कोई भी पोस्टर नहीं देखा और शायद वो मुझे ना बताती तो मुझे मालूम भी नहीं चलता कि वो अब 3 फिल्मों में आ रही थी। उसने मुझे बताया कि वो कार उसके किसी दोस्त की थी, जिसको एक वर्दीधारी ड्राइवर चला रहा था। जहाँ कार्यक्रम होने वाला था वो स्थान बांद्रा स्टेशन से कुछ ही दूरी पर था। उसने रास्ते में एक जगह कार रुकवाई और हमने एक कॉफी हाउस में कॉफी और कुछ खा भी लिया। हम कंसर्ट संगीत कार्यक्रम में देर से पहुंचे। ये एक उभरता हुआ फ्यूजन बैंड था। उनके कार्यक्रम की शुरुआत बॉलीवुड के लोकप्रिय गानों से हुई और फिर शास्त्रीय मिश्रण वाले गानों का दौर शुरू हो गया। अगले 2 घंटे तक आदिति ने उस कार्यक्रम में जमकर धमाल मचाया। वो मेरी आंखों में देखने से बचती रही। इसके खत्म होने के बाद उसने मरीन ड्राइव पर जाने का प्रस्ताव रखा। हम वहां 1 घंटे तक बैठे रहे, लेकिन इसमें मुझसे कुछ खास बात नहीं थी। वो चुपचाप एक जगह पर मेरे साथ बैठी रात की रोशनी और दूर दूर तक फैले समंदर को देख रही थी। मैं हैरान था कि इतना अधिक बोलने वाली वो लड़की उस शाम को अचानक ही इतनी चुप क्यों हो गई? क्या आज रात तुम्हारा घर जाने का इरादा नहीं है? आखिर मैंने ही चुप्पी को तोड़ते हुए उससे पूछा। क्या तुमको मेरे साथ समय बिताना अच्छा नहीं लग रहा है? अगर तुमको जाना है तो तुम जा सकते हो। उसकी आंखों में आंसू थे। लड़कियों के बारे में मुझे इसी बात से डर लगता था। वो 3 महीने बाद मुझसे मिली थी, इतना अजीब व्यवहार कर रही थी और फिर उस सब के लिए मुझे दोषी ठहरा रही थी। लेकिन मैं इतना तो समझ गया कि उसके मन में कोई बात थी जो उसको परेशान कर रही थी और फिर उसकी आंखों के आंसू तो साफ साफ इस बात की गवाही दे रहे थे कि उसको कुछ दुख था। मुझे माफ करो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं। उसने कुछ देर बाद अपने आंसू पोंछते हुए कहा। फिर उसने कुछ ऐसा किया
जो उन लोगों के लिए अजीब कहा जा सकता है जो सिर्फ दूसरी बार मिल रहे थे। और मैं तो उस हरकत के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि हमारी पहली मुलाकात से उस दिन तक हम इतने नजदीक कभी भी नहीं आए थे। उसने अपना सर मेरे कंधों पर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। एकमात्र आवाज जिसने रात को परेशान किया वो लहरों की आवाज थी। ठंडी हवा चली और मैं अपने पतले कोट में कांपने लगा। मैं पूरी तरह से भ्रमित था। ये मूर्खतापूर्ण हो सकता था, रात के 2 बजे वहां बैठना और पूरी तरह से मूर्ख बनाया जाना, लेकिन एक खूबसूरत लड़की ने मेरे कंधे पर अपना सिर रखा था और इसने इसे सार्थक बना दिया। पहली बार मैंने किसी लड़की की सांसों की खुशबू महसूस की और उसके बालों का नरम नरम स्पर्श अपने गालों पर महसूस किया। न जाने क्यों, पर मुझे भी एक अजीब सा सुकून मिलने लगा और मैं उसी तरह बैठा रहा और वो समुंदर को देखती रही। अदिति, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं, मैंने कुछ देर को कहा, क्योंकि रात के करीब 3 बज चुके थे और फिर मुझे अगले दिन जल्दी उठना था। इससे पहले कि मैं कुछ और कहता, मेरे कंधे से अपना सिर उठाकर ठीक से बैठ गई और बोलने लगी। मेरे पास कोई घर नहीं है। अब उसकी आंखों में नींद साफ झलक रही थी। काफी देर तक उससे पूछताछ करने के बाद जो कहानी सामने आई वो सुखद नहीं थी। उसके एजेंट ने उसे एक बड़ी फिल्म में कास्ट कराने का वादा कर धोखा दिया था। उसने कई लोगों से कर्ज लिया हुआ था, जिससे उसका मकान मालिक भी शामिल था। मकान मालिक ने सुबह ही उसको कहा था कि वो अब उसका कर्ज 1 दिन में वापस कर दे। वो वापस नहीं जा सकती थी, इसलिए घर जाने से इनकार कर रही थी। मैं उससे सहानुभूति रखता था और मैं उसके लिए कुछ करना भी चाहता था, पर तभी उसने फिर से कहा, बड़े बड़े सपने देखना बिल्कुल गलत था। तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रह सकती हो और कम से कम खाने पीने की तो तुमको कोई भी कमी नहीं हो। स्टार बनने के बाद तुम मुझे इसका बदला चुका सकती हो। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं उसे असफल होते नहीं देख सकता था। मुझे अचानक ही एहसास हुआ कि मैं उसको बड़ी अभिनेत्री बनते हुए देखना चाहता था और मैं हर हाल में उसकी मदद करना चाहता था। दिल के मामले भाग 5। उसके साथ उस रात को मैं उसको अपने घर ले आया और उसके लिए अलग से एक बिस्तर लगा दिया। मैंने तुरंत ही उसको सब कुछ समझा दिया कि मेरे घर में कौन सी चीज कहाँ रखी हुई। मैंने सुबह होते ही रसोई में बहुत सी खाने पीने की चीजें भी लाकर रख दी, ताकि उसको किसी समय भूख लगने पर किसी चीज की कमी न हो। मैंने गौर किया कि वो बहुत ही उदास थी और घंटों अकेली बैठी मेरे कमरे की दीवारों को घूरती रहती थी। एक ही दिन में उसकी आंखों की चमक गायब हो गई थी और उनमें पीलापन आ रहा था। उसका चेहरा भी एकदम फीका पड़ने लगा था। मैं समझ चुका था कि वो घोर निराशा में थी और उसके मन में बहुत ग्लानि और पश्चाताप था। इसलिए मुझे उसकी बहुत अच्छे से किसी बच्चे की तरह ही देखभाल करनी थी। मैं अक्सर उससे इधर उधर की बातें करके उसको बातों में उलझाए रखने की कोशिश करने लगा, क्योंकि मुझे भय होने लगा था कि कहीं वो निराशा को सहन न कर पाने के कारण कहीं कोई गलत कदम उठाने के बारे में नहीं सोचने लगे, अर्थात अपने जीवन को अंत करने के बारे में न सोचने लगे। इसी तरह निराशा में चुप रहकर उसने 3 दिन तो बिता दिए, लेकिन फिर चौथे दिन मैं हैरान हो गया, क्योंकि वो पहले की तरह ही खुश लगने लगी थी और उसके चेहरे पर फिर से वो पहले वाली चमक दिखने लगी थी।
उस दिन हमने बहुत बातें की, लेकिन उस रात के बारे में कोई बात नहीं की जिस रात को मैं उसको समुंदर के किनारे से अपने घर ले आया था। मैं उसके जख्मों को कुरेदना नहीं चाहता था और उसको ये एहसास नहीं कराना चाहता था कि वो एक असफल अभिनेत्री थी और उसको कोई भी फिल्म नहीं मिली थी। उसको तो इतना भी याद नहीं था कि वो मेरे घर कैसे पहुंची थी, क्योंकि उस रात को वो मेरे साथ टैक्सी में बैठी बैठी ही सो गई थी और फिर घर पहुंचने के बाद मैं उसको सहारा देकर ही अपने घर के अंदर तक ले आया था। चौथे दिन मैंने देखा कि वो घर के कामों में व्यस्त हो गई थी। उसने घर की सफाई कर दी, चाय नाश्ता भी बना दिया और फिर दिन का खाना भी पकाने लगी। मुझे लगा कि जैसे वो मेरे घर के काम करके मेरे एहसानों का बदला चुकाने की कोशिश कर रही थी। उस दिन के बाद उसने घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखना शुरू कर दिया और मेरे पसंदीदा खाने भी पकाने लगी। मैं इसलिए खुश नहीं था कि वो मेरे घर में के सब काम करने लगी थी, बल्कि इसलिए खुश था कि वो अपने अतीत को धीरे धीरे भूल गई थी और जीवन को फिर से शुरू करने के लिए तैयार थी। फिर एक दिन मैं उसको एक फिल्म दिखाने भी ले गया और उस शाम को हमने एक फिल्म भी देखी। वो बहुत खुश लग रही थी और मेरे साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। मुझे भी उसका साथ अच्छा लगने लगा था। फिर एक दिन मैंने उसको पूछा, तुम फिर से किसी सीरियल या फिल्म में काम करने के लिए कोशिश क्यों नहीं करते? मुझे यकीन है कि तुमको किसी न किसी टेलीविजन सीरियल या किसी फिल्म में जरूर कोई भूमिका मिल जाएगी। उसने मेरी तरफ दुख भरी आंखों से देखा और फिर नजरें नीचे झुकाकर सहमे से स्वर में पूछा, क्या मैं तुम पर बोझ बन गई हूं? अगर ऐसा है तो मैं कहीं और चली जाती हूं। मेरा दिल बहुत दुख गया और मैंने आगे बढ़कर उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। उसकी हथेलियां बर्फ की तरह ठंडी थी। मैंने उसको अपनी तरफ खींचा तो उसने तुरंत ही उसका सर मेरे कंधे पर रख दिया। मैं अपने हाथ से उसके सर को सहलाने लगा। उसके सुंदर लंबे बाल खुशबू से भरे थे और मेरे कंधे पर लहरा रहे थे। उसके शरीर से एक मादक सुगंध आ रही थी। तभी मैंने देखा कि उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में बाईं तरफ एक छोटा सा काला तिल था जो बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैं खुद को रोक नहीं सका और मैंने झुककर उसकी गर्दन के उस हिस्से को चूम लिया जहां पर वो काला तिल था। वो सिहर गई और मुझसे किसी लता की तरह लिपट गई। मैं तो जैसे आनंद के तूफान में डूबने लगा था और मैंने उसको कसकर अपनी बाहों में खींच लिया। कुछ ही समय में मेरे हाथ उसके कपड़ों के अंदर पहुंचकर उसके आंतरिक अंगों को सहलाने लगे। मेरे लिए ये एक अपूर्व अनुभव था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मुझे मिल गई थी। उसकी बाहों का घेरा भी मेरे इर्द गिर्द तंग हो गया था और उसकी सांसें गर्म हो गई थी। मुझे अचानक ही एहसास हुआ कि दुनिया में लड़की से ज्यादा खूबसूरत चीज और कोई नहीं होती है। मुझे आभास होने लगा कि प्रेम से सुंदर कोई भी अनुभव नहीं होता है। हम लोग 4 दिन से साथ थे, लेकिन इन 4 दिनों में मैंने कभी भी उसको इस नजर से नहीं देखा था। पर अब तो वो मेरी बाहों में थी और मेरा भरपूर साथ दे रही थी। अचानक ही शर्म का आवरण उतर गया और हम दोनों एक दूसरे के और भी नजदीक हो गए। उस दिन हमने एक दूसरे की बाहों में कई घंटे बिता दिए और पहली बार शारीरिक मिलन का भरपूर आनंद लिया। उसके बाद तो हम दोनों हर दिन ही एक दूसरे की बाहों में सोने लगे। मुझे अब मुंबई बहुत ही अच्छी लगने लगी थी। पहले दिन लोकल ट्रेनों में सवारी करना मुझे बहुत ही बुरा लगता था। अब उसके साथ उन्हीं ट्रेनों में सवारी करते हुए
मुझे बहुत ही मजा आने लगा था। हर शाम को हम खाना खाने से पहले 1-2 घंटे समुद्र के किनारे बिताने लगे। हमारा एक एक पल हमें बहुत ही महत्वपूर्ण लगने लगा। हम दोनों एक तरह से उस बड़े से शहर में गुमनाम थे, पर हमें वो गुमनामी की जिंदगी स्वर्ग जैसी ही लगने लगी थी। मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली महसूस करने लगा था, क्योंकि एक अभिनेत्री मेरे साथ हर समय होती थी। आखिर थी तो वो अभिनेत्री, क्योंकि वो पहले भी 2-3 नाटकों और टेली फिल्मों में काम कर चुकी थी, और फिर वो थी भी तो बला की खूबसूरत। हमारी सेक्स लाइफ बहुत अच्छी थी। हमने ये जान लिया था कि हमारे शरीर शब्दों की तुलना में बेहतर ढंग से संवाद करने लगे थे, और हम दोनों शारीरिक मिलन का भरपूर आनंद लेने लगे थे। हमें एक दूसरे को खोजना अच्छा लगता था। किसी को उसकी गंध से जानना एक अंतरंग एहसास होता है। कोमल त्वचा की गर्माहट का आनंद लेने के लिए हमने एक साथ स्पर्श की बारीकियां सीखी। हमने वर्जनाओं की दुनिया में कदम रखा। कभी कभी अदिति एक मोहक जादूगर ही बन जाती थी, और मैं उसका इच्छुक शिकार बन जाता था। जब वह मूड में होती थी तो वह शेरनी हो जाती थी। दिल के मामले, भाग 6, अंतरंग मिलन और उसके बाद। हम दोनों ने पहली बार ही विपरीत शरीरों का आनंद लिया था, पर हम दोनों खुश थे, क्योंकि हम दोनों अपने ही अनुभव से धीरे धीरे बहुत कुछ सीखने लगे थे। वो अपनी कमर पर काला धागा बांधती थी। जब भी हम बाहर जाते थे, वो सुनिश्चित करती थी कि मैं उसके उस काले धागे को देखूं। मैं उसे सहलाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। मेरे जन्मदिन पर उसने अपने लिए नाभि अंगूठी कर दी। उस शाम को दोपहर पलंग पर नाभि अंगूठी से सजी हुई पसरी हुई थी, तो मैं उसकी नाभि और उस अंगूठी को चूमने से खुद को रोक नहीं सका। मुझे इस दुनिया के स्वतंत्र नागरिक की तरह महसूस होने लगा था। अगर 2 युवा एक साथ रह सके और प्यार कर सके तो दुनिया एक बेहतर जगह होती। लेकिन इसके बारे में मैंने उससे मिलने और उसके साथ प्रेम करने से पहले कभी कल्पना तक भी नहीं की थी, क्योंकि मैं तो सिर्फ पढ़ाई में डूबा रहने वाला इंसान था। क्या तुम मुझसे सिर्फ इसी बात को भी प्यार करते थे? एक दिन जब हम लेटे हुए थे तो उसने कहा। मैं हैरान हो गया और मैंने पूछा, किस बात को? मेरे शरीर के लिए। शायद उसने ये प्रश्न इसलिए पूछा था क्योंकि कुछ ही देर पहले हमने एक दूसरे का भरपूर आनंद लिया था, और फिर निढाल होकर एक दूसरे की बगल में पलंग पर पसर गए थे, और हमारे मूड शांत हो गए। शायद वो सोच रही थी कि मैं उसके शरीर का आनंद लेने के लिए ही उससे प्रेम करने लगा था, या फिर प्रेम का नाटक कर रहा था। जब मैंने उसके प्रश्न का जवाब नहीं दिया तो वो एकदम भावुक हो गई, लेकिन फिर भी मैंने इस बारे में कुछ भी ना कहना ही ठीक समझा, और मैं चुपचाप लेटा हुआ ऊपर घूम रहे पंखे को देखने लगा। उसके बाद उसने कई बार मुझे बातों बातों में यह आभास कराने की कोशिश की कि मैं अब उसको वैसा प्रेम नहीं करता था जो शुरू के कुछ दिनों या कुछ महीनों में था। लेकिन फिर उस दिन तो मामला कुछ अलग ही हो गया। उसका मूड बहुत ही खराब था, क्योंकि मैं अब उसके प्रश्नों के बहुत कम जवाब देने लगा था। मुझे भी आभास होने लगा था कि शायद हमारे संबंध में कुछ कटुता आने लगी थी। उसने बहुत से स्टूडियो में जाकर काम खोजने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुई। वो बहुत ही निराश रहने लगी थी। दूसरी तरफ मेरे माता पिता मुझे बार बार फोन करके मुझ पर शादी के लिए दबाव डालने लगे थे। मैं बहुत ही दुविधा में फंस गया था, क्योंकि एक तरफ वो थी और एक तरफ मेरे माता पिता। लेकिन मैंने उसको कभी भी अपने माता पिता के द्वारा किए गए फोनों के बारे में
कुछ नहीं लगा। एक और भय भी मेरे मन में घर करने लगा था कि अगर मैंने तुरंत ही अपने माता पिता को शादी के लिए अपने विचार नहीं बताए तो वो किसी भी दिन अचानक ही मुंबई भी आ सकते थे। फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके अदिति से कह ही दिया, मुझे 10 दिनों के लिए लखनऊ जाना होगा। मैंने मकान मालिक को 1 महीने के अंत तक का किराया दे दिया और रसोई में राशन भी भर दिया। लेकिन तुम उस तरह से अचानक लखनऊ क्यों जाना चाहते हो? उसने नम आंखों से मुझे सीने से लगाकर पूछा। मेरे माता पिता ने मेरे लिए एक लड़की देखी, मुझे इसे अंतिम रूप देना। न जाने मैंने कैसे हिम्मत करके सच उसको बता ही दिया। मेरा जवाब सुनते ही उसके चेहरे की चमक एकदम गायब हो गई और वो मुझसे अलग होकर कुछ दूरी पर खड़ी हो गई। इससे पहले कि वो दोबारा रो पाती, मैंने कहा, हमें इस बारे में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। ओह, मैंने तुम्हें बताया, मैं पहले कभी भी इससे अधिक सुंदर लड़की के साथ नहीं रहा। तुम्हारे आने के बाद से मेरा जीवन आनंदमय हो गया। मुझे तुम्हारे गालों पर गड्ढे पसंद है, मुझे तुम्हारे चेहरे पर गिरते हुए बाल पसंद है और मैं तुम्हें उस काली पोशाक में पसंद करता हूँ। मुझे तुम्हारी गंदी बात बहुत पसंद है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं अपनी घुटनों पर था, उसकी आंखों में आंसू आए, लेकिन वे चुप थे। उस रात हमारा प्रेम प्रसंग और भी गहरा हो गया और मैं और वो दोनों ये एक नई दुनिया में पहुंच गए। दिल के मामले भाग 7, शादी की तैयारियां। मैं जब अचानक ही किसी को बिना बताए लखनऊ पहुंच गया, घर के सभी लोग मुझे देखकर हैरान हो गए और खुशी से लगभग नाचने ही लगे। सबको यकीन था कि मैं शादी के लिए मान गया था, इसलिए सभी के चेहरे पर वो प्रसन्नता दिखाई देने लगी जो मैंने बचपन से उस दिन तक कभी भी उनके चेहरे पर नहीं देखी। जीवन में पहली बार मैं घर के सभी लोगों के लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर गया था। मैंने सभी रिश्तेदारों से भी मुलाकात की और सभी के हालचाल पूछे। रिश्तेदार भी मुझे इस तरह बदला हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन मैं माँ के साथ बड़े बाजार में शॉपिंग के लिए भी गया और फिर वापसी में अपनी मौसी के साथ उनके घर पर भी कुछ घंटे बिताए। हर तरफ खुशहाल चेहरे दिख रहे थे, क्योंकि आखिर में पूरे खानदान में एक ही ऐसा सदस्य था जो डिग्री कर रहा था। बात बात में मौसी ने मुझसे मजाक में कहा, बेटा अब कब तक पढ़ोगे? ये तो तुम्हारी बच्चे पैदा करने की उम्र है। अब पढ़ाई छोड़ो और घर में रहो और बाबूजी का कामकाज संभालो और अपनी गृहस्थी शुरू करो। मुझ पर उनकी बात का कोई भी असर नहीं हुआ। उस दौरे के दौरान मैंने घर में माता पिता के साथ भी खूब हंसी मजाक की और पिताजी की हर बात को सर झुकाकर मानता चला गया। लेकिन माँ बाप तो माँ बाप ही होते। उन्होंने मेरे इस तरह से बदले हुए व्यवहार को देखकर इतना तो अंदाजा लगा ही लिया था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ थी जिसको मैं छिपा रहा था। करीब 1 हफ्ते तक किसी ने भी मुझसे मेरे विवाह की बात नहीं की। आखिर हार कर मुझे ही बात शुरू करनी पड़ी। मेरी सहनशीलता चरम सीमा को भी पार कर चुकी थी। 7वें दिन रात को खाने की मेज पर मैंने सबका ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, मेरे ख्याल से अब हमें बात करने की जरूरत है। सभी चिंता और उत्सुकता भरी निगाहों से मेरी तरफ देखने लगे। मैंने सोचा कि अगर मैं ही इस तरह से बात शुरू करने लगा तो शायद ठीक नहीं होगा। कुछ देर बाद खाना खिलाकर बच्चों को उनके कमरे में भेज दिया गया। मेरे साथ सिर्फ मेरे माता पिता ही रहे उस खाने की मेज पर। कुछ देर तक हम तीनों ही चुप बैठे रहे। मुझसे अब ये चुप्पी सहन नहीं हो रही थी। आखिर मैंने बिना किसी शर्म के हिम्मत से कहा, माँ पिताजी मैं अब शादी करना चाहता हूँ। मैं उन दोनों के चेहरों के भाव पढ़ने की कोशिश करने लगा, क्योंकि शायद ही
हमारे इतने बड़े संयुक्त परिवार में कभी किसी लड़के या लड़की ने ये कहने की हिम्मत भी की कि वो शादी करना चाहता था या शादी करना चाहती थी। मैं तो जल्दी से जल्दी शादी करने के लिए मरा जा रहा था, पर अपने मन की बात उनको बताने में मुझे हिचक के साथ शर्म भी महसूस होने लगी। मैं उनको मुंबई की बातें कैसे बताता? शायद वो लोग कुछ गलत ही समझ बैठते। मेरे पिता ने मेरी बात सुनकर सिर्फ इतना ही स्वर निकाला। ये उनकी तरफ से संकेत था कि मैं बोलना जारी रखूं। जब मैं बोल रहा था तो मेरी नजरें मेज पर टिकी थी। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। हाँ, तकरीबन बिना कुछ छुपाए अपने रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दिया। मेरी और अदिति की कहानी सुनने के बाद पिताजी और माँ शायद सन्न रह गए थे। मेरी माँ ने अपने पल्लू के कोने से आंसू पोंछे। मेरी बात शुरू होने से पहले ही मौसी जी और मौसी और बड़े भाई और उनकी बीवी भी आकर मेज पर बैठ चुके थे। मेरी माँ की तरह मौसी जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे, लेकिन मेरे पिताजी तुरंत ही उठकर कमरे से बाहर चले गए। मैं जानता था कि मेरे माता पिता रिश्तेदारों के मन पर क्या गुजर रही थी, क्योंकि हर माँ बाप का अपने बेटे और बेटियों की शादी का एक सपना होता है जो शायद अब उनको बिखरता हुआ सा लगने लगा था। प्रेम विवाह या अपनी इच्छा से विवाह करना तो हमारे परिवार में सिर्फ पाप ही माना जाता था। उस दिन तक किसी लड़के या लड़की ने प्रेम विवाह तो क्या, कभी किसी से प्रेम तक करने की हिम्मत नहीं की थी। बेटा या बेटी हमारी रिश्तेदारी में उनको गाय की तरह जिससे बांध दिया जाता था, बेचारे खुशी खुशी बंध जाते थे। सभी शायद हैरान भी थे कि मैं विद्रोही कैसे आ गया था उनके सुखी, सुसंस्कृत और सभ्य परिवार। मेरे प्रेम की खबर ने सबको खंडित कर दिया था और सबकी जुबानें बंद हो गई थी। सभी एक दूसरे को इस तरह देखने लगे जैसे कि दूसरे की आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रहे। खैर, 2 दिन तक घर में मेलो ड्रामा चलता रहा, लेकिन आखिर मेरी जिद के आ गई और जिस तरह से मैंने अदिति की तारीफ की थी, उस सबके आगे मेरे माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को और रिश्तेदारों को हार माननी ही पड़ी। आखिर सभी मेरी और अदिति की शादी के लिए सहमत हो गए। फिर जब आखिर में अपने फोन पर उनको अदिति की फोटो दिखाई तो सबके मुंह खुले के खुले रहे, क्योंकि इतनी गोरी, चिट्टी और सुंदर लड़की हमारे परिवार में तो क्या, हमारे पूरे इलाके में भी नहीं थी। मेरी माँ मुझे अपने साथ फिर शॉपिंग पर ले गई और उन्होंने मेरी होने वाली दुल्हन के लिए बहुत से उपहार खरीदे। मेरे पिताजी ने भी पंडित जी से सलाह करके शादी के लिए उपयुक्त तारीखें ली। घर में फिर से खुशहाली का माहौल छा गया। वापस मुंबई जाने से पहले माँ ने धीरे से मुझसे कहा, अब तो तुम्हारी शादी हो गई, जल्दी जा और बहू को ले आ। और हाँ, शादी के पहले साल में ही मुझे एक सुंदर सा पोता चाहिए। मैंने सबसे मिलकर खुशी खुशी मुंबई की तरफ लौट चला और पीछे घर में शादी की तैयारियां होने लगी। मैं चकित था कि सब कुछ इतनी आसानी से कैसे हो जाता। सब कुछ किसी फिल्म की तरह ही लगा। पूरे रास्ते में ट्रेन में बस यही सोचता रहा कि मैं अदिति को ये खुशखबरी कैसे दूंगा। सपने में भी मैं उसको दुल्हन बनी देखता रहा। दिल के मामले भाग 8, ये उपन्यास का अंतिम भाग। आंसू भीगी थी। मेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। मैंने अदिति को यह सब फोन पर नहीं बताया, क्योंकि मैं उसके चेहरे पर उत्तेजना दिखना चाहता था। हमें उसके माता पिता को समझाना होगा और फिर हम हमेशा खुशी से रहेंगे। अब मुंबई पहुंचने के बाद मुझे अदिति को लेकर उसके शहर जाना था और उसके माता पिता से मिलना था और उनको हमारी शादी के लिए मनाना था।
मैं चाहता था कि जैसे मेरे घर वाले आसानी से मान लेते वैसे ही उसके घर वाले भी मान जाए। जब मैं जल्दी जल्दी से टैक्सी से अपना बैग लेकर सीढ़ियां चढ़ता अपने अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने देखा कि दरवाजा तो लॉक था। मैंने सोचा कि शायद अतिथि कहीं बाहर गई हुई, इसलिए मैंने अपनी चाबी से लॉक खोला और अंदर दाखिल हो गया। कमरे के दरवाजे के बाहर ही 7-8 दिन के अखबार पड़े थे, जिससे साफ साफ लगता था कि अदिति ने वो अखबार उठाई नहीं और उनको अंदर नहीं ले गई थी। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक शंका कौड़ गई कि कहीं अदिति बीमार तो नहीं हो गई थी। मैं हैरान था क्योंकि अदिति अगर कहीं बाहर जाती थी तो मुझे फोन पर बता देती थी, पर उस दिन इस तरह से अचानक उसको ना पाकर मैं एकदम पागल सा ही हो गया। मैंने तुरंत ही उसको फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद था। मैंने तुरंत अपने मकान मालिक से पता किया, लेकिन उनको ये तो नहीं पता था कि अदिति कहाँ थी। लेकिन उन्होंने कहा कि वो करीब 7 दिन पहले ही मेरे फ्लैट से चली गई। मकान मालिक ने मुझे अदिति के द्वारा छोड़ी गई एक छोटी सी चिट्ठी देते हुए कहा, जाते समय वो ये चिट्ठी तुम्हारे लिए दे दी थी, शायद उसने उसका पता लिखा हो। जैसे ही मैंने उस चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया, मेरा दिल बैठने लगा। मेरे प्रिय, कुछ और कहने से पहले मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि मैं बिना तुमसे कुछ कहे तुम्हारे घर से जा रहा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं तो तुमसे पहले ये सब कहना चाहती थी, पर मैं घबराती थी कि अगर मैंने अपने जाने की बात कही तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। बस इसलिए इस तरह अचानक ही आ रही। मैं जब मुंबई आई थी तो मेरा एक सपना था, एक बड़ी और सफल अभिनेत्री बनने का। लेकिन फिर क्या हुआ तुम जानती हो। तुमने मुझे सहारा दिया और अपने साथ रखा और खूब प्यार भी दिया। उसके लिए मैं तुम्हारी आभारी हूं। मैं अपने सपने को बिगड़ता हुआ नहीं देख सकती। मुझे अपने सपने को साकार करना ही होगा, भले ही मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। मेरी और तुम्हारी प्राथमिकताएं अलग अलग हैं। तुमको पढ़ लिख कर एक बहुत ही सफल इंसान बनना है और फिर अपने माँ बाप की इच्छा को भी पूरा करना है और उनकी पसंद की लड़की से शादी भी करनी है। और मुझे फिल्मों में काम करके इस फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनानी है। ऐसी हालत में मैं किसी रिश्ते में नहीं बन सकती हूँ और शादी करके अपने करियर को शुरू होने से पहले ये समाप्त नहीं होने देना चाहती। यकीन मानना, मैंने प्यार तो तुमसे दिल से ही किया था और उसमें मैं पूरी तरह से ईमानदार थी। पर अब आगे मुझे अकेले ही चलना होगा और एक सुंदर औरत के रूप में खुद को लोगों के सामने प्रस्तुत करना होगा और सफल अभिनेत्री बनकर खूब नाम कमाना होगा। तुमने मुझे जो प्यार दिया है उसको मैं जीवन भर संजो कर रखूंगी और तुमको कभी भी नहीं भूलूंगी। और हाँ, अगर सफल हो गई तो सबसे पहले तुमसे ही मिलने आऊंगी, क्योंकि तुम्हारा स्थान मेरे जीवन में सबसे ऊपर होगा। शायद जीवन में कभी शादी भी करूंगी, पर आशा यही करूंगी कि मुझे जो भी लड़का मिले वो तुम्हारे जैसा ही हो और मुझे खूब प्यार करे। अभी हमें हमारे इस रिश्ते को यहीं पर विराम देना होगा, क्योंकि अब रास्ते अलग अलग हैं। लेकिन यकीन रखना कि हम हमेशा अच्छे नहीं सबसे अच्छे दोस्त रहेंगे। सारा प्यार, तुम्हारी अदिति। कुछ और बात, तुम्हारी रसोई में गैस का सिलेंडर खाली हो गया। कम से कम आज तो तुम रसोई में खाना नहीं पका सकोगे। इसके लिए भी मुझे माफ कर देना। अगर तुमको कभी मेरी जुल्फों की छांव की जरूरत हुई तो मुझे फोन कर लेना और फिर हम मुलाकात का समय और जगह निर्धारित कर लेंगे। मैं तुमसे अलग नहीं हुई, बस कुछ दूर जाकर अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, जल्दी से अपने माता पिता की बात मान लेना और किसी सुंदर सी बहुत पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर लेना। मुझ जैसी 12वीं पास अभिनेत्री बनने की कोशिश कर रही लड़की में
तुमको वो नहीं मिलेगा जिसके तुम अधिकारी हो। अभी कम से कम 2-3 महीने फोन मत करना। उसी दिन फोन करना जब तुमको किसी पोस्टर पर मेरी फोटो दिखाई दे और लोग कहे कि इस नई अभिनेत्री का काम बहुत अच्छा है। चिट्ठी तब तक मेरे आंसुओं से लगभग पूरी तरह से भीग चुकी थी और मैं एक हारे हुए खिलाड़ी सा पलंग पर बैठा कमरे में इधर उधर देख रहा था कि कहीं शायद ये सब अदिति के द्वारा किया गया मजाक तो नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया।